हेलो एवरीवन। आज हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं? आज हम क्लास 10th का लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, ये मैं लिखने जा रहा हूं क्या? दैट इज लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा देखो, आस्ता आस्ता चीजों को लेके पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज की कंसेप्चुअल क्लियरिटी आए। बिल्कुल ध्यान से समझना। देखो, चैप्टर में आपको क्या दिया गया है? चैप्टर में पहले आपको समझाना है कि लाइट होती क्या है। बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे पहले, क्योंकि बेसिक चैप्टर है। उसके बाद हम समझेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होती है, और उसके बाद हम जाएंगे कि रिफ्रैक्शन क्या चीज है। समझ आया कि नहीं आया? मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं बेसिक से स्टार्ट करने वाला हूं। जैसे मैं पहले पहले क्या है हमारा फर्स्ट टॉपिक? क्या है? दैट इज लाइट। क्या है? लाइट। अब सुनना, लाइट है क्या चीज? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच प्रोड्यूस द सेंसेशन ऑफ विजन। मतलब लाइट एक ऐसी एनर्जी है जो आपको दिखाती है, और लाइट खुद इनविजिबल है। लाइट क्या है? खुद इनविजिबल। आप मुझे देख पा रहे हो, क्यों? क्योंकि इस तरफ भी मेरे इस तरफ भी लैंप लगा है और इस तरफ भी लैंप लगा है। ये लाइट मेरे पे पड़ रही है और ये लाइट रिफ्लेक्ट होके आप तक जा रही है। तो अगर यहां पे लाइट ना होती तो मैं डार्क में होता। बात समझ आई कि नहीं आई? तो लाइट वो एनर्जी है जो प्रोड्यूस करती है सेंसेशन ऑफ विजन। हम लाइट के बिना देख नहीं सकते। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which produce the sensation of vision। मतलब जो हमें चीजों को दिखाती है उसे ही लाइट कहते हैं। ये बात तो समझ आ गई। अब देख, जैसे दिन होता है तो सूरज होता है, तो सूरज की लाइट पड़ती है तो हम चीजों को देख पाते हैं। रात के वक्त सूरज की लाइट नहीं पड़ती तो हम डार्क में कभी देख नहीं सकते। अब सुनना मेरी बात, अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट क्या है? अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट क्या है? बताओ जरा। अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट इज सन। हमें सूरज से ही रोशनी मिलती है। अल्टीमेट में बोल रहा हूं, जहां से हमें शुरुआत से ही लाइट मिल रही है, दैट इज सन। अब सुनना ध्यान से। देख, जहां से लाइट हमें मिले हम उसको बोलते हैं सोर्स ऑफ लाइट। सन से मिलती है ना हमें लाइट, इसको मैंने बोला सोर्स ऑफ लाइट। और ये अपनी लाइट खुद बनाता है, इसलिए ऐसे सोर्स ऑफ लाइट को ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। जो अपनी लाइट खुद बनाए, जैसे सन हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूब लाइट होगी, एटसेट्रा। उसके बाद आता है नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। इसमें वो सोर्स ऑफ लाइट विच डू नॉट हैव इट्स ऑन लाइट, जिसके पास अपनी रोशनी नहीं होती। एग्जाम्पल, मून। मून रात को जो मून पे लाइट देखते हो ना आप, जैसे ये वाला मून है, ये मून है ना, वो सूरज है। तो मून अपनी लाइट नहीं देता। ये वाली लाइट इधर पड़ती है तो वो मेरी आंख में पड़ती है, उसको बोलते हैं, ये भी एक सोर्स बन जाता है। बट वो लाइट है किसकी? एक्चुअल में सन की। इससे रिफ्लेक्ट होके मुझे मिल रही है, तो ये नॉन ल्यूमिनस। और वो सूरज क्या हो गया? दैट इज ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, मेरी बात अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैंने बेसिक रखा, लाइट समझाई। लाइट में मैंने क्या समझाया? कि ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो चीजों को हमें दिखाती है। फिर मैंने बोला कहां से आती है? अल्टीमेट सोर्स तो सन है। अगर कोई चीज अपनी लाइट खुद बनाए, जैसे ट्यूब लाइट्स होगी तो वो ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, और अगर अपनी लाइट खुद ना बनाए तो उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा मेरी बात सुनो, अब ना मैं चर्चा कर रहा हूं। चर्चा
चर्चा ऑन लाइट। लाइट है क्या चीज? मतलब बचपन में हमने दिन में बड़ा सा गोला देखा और सोच रहे हैं यार ये क्या है, मम्मा पापा से पूछा ये क्या है, सूरज है, ये हमें क्या देता है, रोशनी देता है, ये रोशनी क्या है, ये लाइट क्या है। इसी चीज को बेसिक से हमने पढ़ना है। ध्यान से समझना मैं क्या बोलना चाहता हूं। देखना मैं पॉइंट पॉइंट करके आपको अच्छे से समझाना चाहता हूं। देखो लाइट को समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट आए, न्यूटन ने भी इसको समझाया, उसके बाद प्लैंक्स ने भी समझाया, आइंस्टाइन ने भी लाइट को समझाया, हाइजन ने भी समझाया। हमने इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी, वही चीज सीखनी है जो तंत्र के लेवल की है, ताकि हमारे आगे वाले कंसेप्ट खराब ना हो। अब सुनना ध्यान से, मैं बोल रहा हूं जो न्यूटन ने समझाने की कोशिश की या प्लैंक्स ने समझाने की कोशिश की, वही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखना न्यूटन ने क्या कहा कि लाइट इज मेड अप ऑफ द पैकेट ऑफ एनर्जी। लाइट किससे बनी है? पैकेट ऑफ एनर्जी से। ये स्टेटमेंट किस किस की थी? ये स्टेटमेंट न्यूटन की भी थी और ये स्टेटमेंट किसकी थी? ये स्टेटमेंट हमारे प्लैंक साहब की भी थी। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू बोथ ऑफ देम ऐसे ये मानते थे कि ये सूरज है, ये क्या है? सूरज। और सूरज क्या कर रहा है? पैकेट ऑफ एनर्जी बनाता है और फिर बना बना के ये अर्थ की तरफ फेंकता है। बात समझ है कि आई कि नहीं आई? मतलब ये जो सूरज है ये पैकेट ऑफ लाइट बनाएगा और ये पैकेट ऑफ लाइट बना के किसकी तरफ फेंकेगा? अर्थ की तरफ फेंकेगा। मतलब ये वाला एनर्जी इसने बनाई और ये यहां पे। समझ आया कि नहीं आया? अच्छा, ये न्यूटन का भी कहना था, ये प्लैंक्स का भी कहना था। प्लैंक्स ने तो इस पे पूरी थ्योरी दे दी थी, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरी के लाइट इज मेड अप ऑफ द पैकेट ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। और इस पैकेट को वो बार बार पता क्या बोल रहा था? क्वांटा। क्या बोल रहा था वो? क्वांटा। और जो पैकेट ऑफ लाइट थी उसका नाम उसने क्या रखा? फोटोन। क्या रखा? फोटोन। अच्छा मेरी बात सुनो, ये मेरे पास अभी क्या है? ये मेरे पास अभी फोटोन है, ये अभी मेरे पास क्या है? फोटोन। तो जो एनर्जी होगी, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू h इंटू म्यू। वट इज h? h इज प्लैंक्स कांस्टेंट। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। व्हाट इज म्यू? म्यू इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला भी याद ना भी हो तो चलेगा, बस अभी के लिए याद रखो कि लाइट पैकेट ऑफ एनर्जी है जो कौन बनाता है? सूरज बनाता है। और उस पैकेट को जनरली क्वांटा बोलते हैं, बट पैकेट ऑफ लाइट को फोटोन कहते हैं। और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होगा? h इंटू म्यू। h इंटू म्यू, h मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट। और इस h प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? 6.34 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड। बड़ी क्लासेस में ना इसको बड़े बेहतरीन तरीके से प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी करके करवाया जाता है। बस मैंने इसलिए इधर समझाया ये ताकि मैं आपको ये बता सकूं कि जो लाइट है वो पैकेट ऑफ एनर्जी से बनी होती है। सूरज पैकेट ऑफ एनर्जी बना बना के अर्थ की तरफ फेंकता है। अच्छा मेरी बात सुनो, ये जो मैंने अभी डिटेलिंग की ना, इसको बोलते हैं पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। लाइट का दूसरा नेचर भी है, वेव नेचर, बट वो मैं नहीं समझा रहा अभी क्योंकि वो 10th के लेवल में नहीं है। मैं सिर्फ पार्टिकल या रे ऑप्टिक्स के बारे में बता रहा हूं। जितना 10th के लेवल में बताना है वो मैं आराम से आपको अच्छे से बताऊंगा। अच्छा सुनो मेरी बात, मैं बोल रहा हूं ये तो मुझे समझ आया। सूरज की रोशनी सन से लेकर अर्थ तक तकरीबन 8 मिनट में पहुंच जाती है। और स्पीड ऑफ लाइट, जो स्पीड ऑफ लाइट होगी वो कितनी होगी? 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड।
अच्छा इसको थोड़ी और डिटेलिंग करते हैं। मैं बोलता हूं 3 के आगे कितने जीरो लिखूं? 5 लिख दिए, 6 लिखिए, 7 लिखिए, 8 लिखिए। ठीक है, इसको मैं अलग कर दूं मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये आ गया 3 लाख इंटू 1000 मीटर अपॉन सेकंड। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। मतलब हमारी लाइट 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर दूर चले जाती है। इतनी फास्ट है हमारी स्पीड। अच्छा, लाइट, जो हमारी लाइट होती है, जो हमारी लाइट होती है, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। मतलब लाइट को किसी भी मटेरियल की जरूरत नहीं है ट्रैवल करने के लिए। देखो ये हमारा अर्थ है, ये मान लो कि अर्थ का क्या है? एटमॉस्फेयर। यहां से लेकर यहां तक कोई मीडियम है? कुछ नहीं है ना, स्पेस। तो क्या लाइट ट्रैवल कर रही थी ना? कर रही थी, नहीं कर रही थी? इससे यह पता चलता है कि लाइट को कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। एक और एग्जांपल देता हूं। मैं बोल रहा हूं, मैं इस क्लासरूम से सब चीजें निकाल के बाहर फेंक देता हूं, सब चीजें, पार्टिकल, फैन, सब चीजें, कुछ नहीं है, वैक्यूम क्रिएट कर दी। मैं यहां पे टॉर्च जलाऊंगा ना, वहां पे बैठा हुआ मेरा स्टूडेंट टॉर्च जलते हुए देखेगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका यह मतलब हुआ कि लाइट को मटेरियल या मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती जब वो ट्रैवल करती है एक जगह से दूसरी जगह पे। देखो सन से लेकर अर्थ के एटमॉस्फेयर तक कोई मटेरियल पार्टिकल नहीं है, तब भी वो वहां से ट्रैवल किया। अभी हमने क्या क्या सीखा? अभी हमने ये सीखा कि जो लाइट होती है वो पैकेट ऑफ लाइट से बनी होती, पैकेट ऑफ एनर्जी से बनी होती है, जिनको फोटोन कहते हैं। ये थ्योरी देने वाला प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी था। इससे पहले भी न्यूटन ने ऐसी थ्योरी दे रखी थी। हमारी क्लास 10th में हमने लाइट एज आ पैकेट ऑफ लाइट ही मान के चलना है। वेव का जो कट्ठा चिट्ठा है वो हम पढ़ेंगे, जितना है हमारे सिलेबस में मैं बस उतना ही बताऊंगा। फिर मैंने आपको ये बोला कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है, या 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। फिर मैंने बोला आपको कि लाइट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू does not require any material medium to travel। अच्छा, अब मेरी बात सुनना, इधर इधर। क्या लाइट विजिबल है कि इनविजिबल है? तो मैं इसका जवाब यहां पे दूंगा। इधर देखना, मैं क्या लिख रहा हूं? लाइट इज इनविजिबल एज सच, कि लाइट खुद इनविजिबल है, बट ये हमें दिखाती है। अगर ये विजिबल होती ना तो पूरा यूनिवर्स हमें ब्लैक कभी नजर ना आता। ये दिमाग लगा के सोचना कि लाइट इनविजिबल है खुद। देखो सूरज, सन लाइट दे रहा है ना, क्या वो लाइट आती हुई दिख रही है? नहीं, लाइट खुद इनविजिबल है। इसलिए आपको सन के इर्द गिर्द सब कुछ कैसा दिखता है? ब्लैक दिखता है। लाइट किसी पे टकराती है तो वो टकरा के हमारी आंख में बजती है, तब हमें चीज दिखाई देती है। लाइट खुद इनविजिबल होती है। अच्छा मेरी बात सुनो, सारे साइंटिस्ट लाइट को पार्टिकल या रे नहीं मानते। समझ आया कि नहीं आया मैं क्या बोल रहा हूं? मैं आपको ये बोल रहा हूं, ये मैं थोड़ा सा समझा देता हूं। दैट इज प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये क्या कहता है? ये बोलता है देखो लाइट कैसे है, ये जो एक एक पार्टिकल है इसको क्या बोला गया है? उसने क्या बोला था? फोटोन। क्या बोला था? फोटोन। और ये आते 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 कहां पे? अर्थ पे। और एनर्जी ऑफ फोटोन क्या था? E = H × म्यू। ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं।
हमने क्लास 10th में भी लाइट को कैसे मानना है, पार्टिकल नेचर में, वेव नहीं मानना। बट वेव के बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से। कुछ साइंटिस्ट जैसे कौन हो गया, हाइजन हो गया, मैक्सवेल हो गया, वो क्या बोलते हैं देखना, वो ऐसे मानते लाइट इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रो, जितना बता रहा हूं उतना ही ध्यान में रखना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के लाइट क्या है, पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। मतलब जो हमारी लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। मतलब इसके कुछ फिनोमिना हम जब इसको वेव मानेंगे तब समझ आएंगे। अब मेरी बात सुनो, वेव के बारे में हमें कोई कंसेप्ट पता है, नहीं ना पता, तो हम अभी बस इतना याद कर लेंगे कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी हो सकती है। जितना मास्टर ने बताया है उतना ही याद कर लो, उतने में ही फायदा है। ज्यादा इस टॉपिक में घुसोगे ज्यादा कंफ्यूजन होगी, टॉपिक से भटक जाओगे। इसलिए अभी याद रखो कि लाइट पार्टिकल है और वेव भी है। लाइट के दो नेचर हैं, ड्यूल नेचर, लाइट पार्टिकल भी है, लाइट वेव भी है। वेव वाला क्लास 10th में नहीं है तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, तब भी बता रहा हूं। मैं बोल रहा हूं लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब लाइट एक वेव है जिसमें दो वेव्स ऑसिलेट करती हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेव, एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेव ऐसे ऊपर की तरफ, और एक मैग्नेटिक वेव ऐसे इधर, और खुद लाइट ऐसे ऑसिलेट करते हुए। कुछ नहीं चमका इसके बारे में आपको, बस अभी याद रखो कि लाइट के दो नेचर हैं। पार्टिकल नेचर मुझे समझ आना चाहिए, वेव में 12th में समझूंगा, मुझे कोई लेना देना नहीं है उसके साथ। बस तब भी दिमाग में रखना कि लाइट के दो नेचर होते हैं। कुछ फिनोमिना हमें वेव से समझ आते हैं, कुछ पार्टिकल से समझ आते हैं। अब देखना वेव से क्या क्या समझ आता है। वेव से हमें समझ आता है डिफ्रैक्शन, और क्या समझ आता है, पोलराइजेशन, और क्या समझ आता है, इंटरफेरेंस। क्या आएगा नहीं 10वीं में, 10वीं में क्या आएगा, 10वीं में एक हम पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में रिफ्लेक्शन, और दूसरा पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन। दोनों काम हो जाएंगे किससे, जब आप लाइट को क्या मानोगे, पार्टिकल। दूसरे बिहेवियर की तरफ जाना ही नहीं है। वो मैंने इसलिए बताया ताकि कल को कोई बड़ा टीचर आ जाए और बोले लाइट के कितने नेचर हैं, और बोलो कि मास्टर ने हमें तो एक ही नेचर बताया था। इसलिए मैंने आपको लाइट का दूसरा नेचर भी बता दिया। बट मुझे पता है कि आपको वेव नेचर समझ नहीं आया, क्योंकि उसका बेसिक ही 11th के लास्ट चैप्टर में है। समझ आया कि नहीं आया? अब सुनो मेरी बात, सुनो सुनो। देखना कुछ पॉइंट हैं जो आपने दिमाग में रखने हैं। क्या कि लाइट ट्रैवल इन द स्ट्रेट लाइन, कि लाइट जो है ना, इधर देखना, ये सूरज है ना, सूरज ने फेंका फोटॉन 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 किसकी तरफ, अर्थ की तरफ। तो लाइट कैसी दिख रही है, स्ट्रेट लाइन जाती हुई दिख रही है, नहीं दिख रही है, स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। कहां से, सन से लेकर अर्थ तक लाइट कैसे ट्रेवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अच्छा सुनो, इधर एक 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 रे, ये एक लाइन है, तो इसको बोलते हैं रे ऑफ लाइट। इसको क्या बोलते हैं, रे ऑफ
कल को ऐसे हो गया कि काफी सारे फोटोन जाने लगे, तो ये कितनी रे हुई? तो कल को 3 भी जा सकती हैं, किसी ने रोका थोड़ी है। सूरज तो लाइट बना बना के फेंक रहा है। तो अगर रे ऑफ लाइट बहुत सारे हों तो उसको क्या बोलेंगे? उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे बीम ऑफ लाइट। तो हमें ऑब्वियस सी बात है, सूरज हमें एक रे तो देता नहीं होगा, वो बीम ऑफ लाइट हमारी तरफ क्या करता होगा? फेंकता होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? अच्छा मेरी बात सुनो, समझना ध्यान से, इधर समझना। दूसरा पॉइंट, एक बार रे चल जाए ना, वो पीछे वापस नहीं आती। मतलब ये लाइट जा रही है ना, मतलब बीच में कुछ ऐसा लाइट का मूड आया कि नहीं अब नहीं जाते हम अर्थ की तरफ, हम पीछे चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइट अगर सन से निकली तो अर्थ तक पहुंचेगी पहुंचेगी, वो रिवर्स नहीं मारती कि जाए लाइट आई ओ चलो जी नहीं जाने जी, अर्थ तक नहीं जाने, कि और चल रहे, बीच में ऑब्स्ट्रकल आएगा तब मुड़ेगी। ऐसे सीधे सीधे उसका मन खराब हुआ नहीं जाते अर्थ तक, आज नहीं जाते अर्थ तक, ऐसा कभी भी कुछ नहीं होता। एक बार चली तो आगे पहुंचेगी ही पहुंचेगी। अच्छा, एक रे ऑफ लाइट और दूसरे रे ऑफ लाइट का कोई लेना देना नहीं, कोई संबंध नहीं है। एक रे ऑफ लाइट और दूसरी रे ऑफ लाइट का कोई लेना देना नहीं होता। ये 3 पॉइंट आप अपने दिमाग में रखोगे बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्या? लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, एक स्ट्रेट लाइन को रे बोलते हैं, बड़ी लंबी लाइन है इसलिए रे बोल रहे, बहुत सारी रे बीम बोलते हैं। और लाइट स्ट्रेट लाइन में चलते चलते बीच में ऐसे सोचने लगे नहीं जाते अर्थ की तरफ, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अगर सन से रे निकली है ना बच्चा, तो वो अर्थ तक पहुंचेगी अगर कोई ऑब्स्ट्रक्टल ना हो रास्ते में। और एक रे ऑफ लाइट का दूसरे रे ऑफ लाइट का कोई लेना देना नहीं होता, ये आपने दिमाग में डाल लेना। समझ आया कि नहीं आया? ये ध्यान में रखना। अच्छा अब मेरी बात सुनो, नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लाइट की रिफ्लेक्शन होती है। क्या होती है रिफ्लेक्शन? सिंपल सिंपल लफ्ज है, 2 मिनट रुक जाओ ना, इधर देखो, मेरी शक्ल नजर आ रही है ना? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। मतलब ये लाइट मेरे पर पड़ रही है और यहां से वापस जा रही है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इधर देखो, ये लाइट आई ना 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 ना, इस बंदे ने शीशा रखा है ऐसे आगे, पर ये रिफ्लेक्टेड सरफेस कहां जा रहा है? उधर दीवार पे लग रहा है। बचपन में नहीं ऐसा करते होते थे हम क्लास में, सूरज की रोशनी खिड़की पे पड़ रही थी, वाच पे ऐसे रख के ऐसे लगाते होते थे, वो क्या थी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थी। वो क्या थी? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होगी? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? द बाउंसिंग बैक of light from an object is known as reflection of light। नहीं समझ आया? देखो ना जी, तको ना, क्या करना, इधर देखो, ये लाइट शीशा रखा है सामने और उसकी वजह से यहां पे लाइट जा रही है, तो मतलब लाइट आई, टच हुआ और वापस। जो लाइट आई उसका नाम होता है, अच्छे कलर से लिखो, बच्चों को समझ आना चाहिए, इंसिडेंट रे। जो लाइट आई उसका नाम क्या रखा? इंसिडेंट रे। ये जा रही है, ये आई, ये वापस की, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? बोलो ना। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड। बच्चा जो आप मुझे देख पा रहे हो ना, ये रिफ्लेक्शन की वजह से ही देख पा रहे हो। अभी मैं बेसिक समझा रहा हूं। जो लाइट आई इंसिडेंट, जो वापस गई रिफ्लेक्टेड रे।
अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी, सुनो मेरी बात सुनो। इसको ना हम प्लेन मिरर से समझते हैं। इसको हम कैसे समझते हैं? प्लेन मिरर से। ध्यान रखना इधर। ये मैंने नीचे रखा है क्या? ये मेरे पास क्या है? नीचे प्लेन मिरर है। ये क्या है? ये मेरे पास है प्लेन मिरर। देखो, लाइट आई इंसिडेंट रे, लाइट गई रिफ्लेक्टेड रे। ये बीच में हम नॉर्मल इसलिए ड्रा करते हैं ताकि हम इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड रे में फर्क पता कर सके। समझ आई कि नहीं? कितनी रेज नजर आ रही हैं? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये कौन सी? नॉर्मल रे। लाइट आई इंसिडेंट रे, गई रिफ्लेक्टेड रे, और बीच में नॉर्मल इसलिए ड्रा की है ताकि आप इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में फर्क पता कर सको। होप आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आया होगा कि रिफ्रैक्शन होता क्या। रिफ्रैक्शन ये होता है कि जो लाइट आई, टकराई और वापस गई, इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सीधा सीधी सी कंसेप्ट है ये। बाल पकड़ो, दीवार पे मारो, टक वापस, टक वापस, यही लाइट गई वापस। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझ आई कि नहीं आई? अच्छा, इसमें इसके बाद आते हैं क्या? इसके बाद आते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद क्या आते हैं? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसके बाद क्या आता है? लॉज ऑफ। समझना ध्यान से, मैंने कॉपी कर लिया यार, टेंशन नहीं करो, मिटा रहा नहीं हूं। पिछला पेज है हमारा। क्या है इसके बाद? क्या आता है? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? समझना। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो लॉज हैं। कितने लॉज हैं? दो लॉज। पहला लॉ क्या बोलता है? पहला लॉ ये कहता है, बोलता है इंसिडेंट रे, जो लाइट आई, रिफ्लेक्टेड रे जो गई, एंड नॉर्मल रे, एंड नॉर्मल रे लाइज ऑन सेम प्लेन। सेम प्लेन मतलब एक प्लेन में, एक ही प्लेन, और ये एक ही प्लेन में है। देखो ना, एक ही प्लेन में है ना। प्लेन कौन सा हो गया? ये वाला प्लेन कौन सा हो गया? प्लेन मतलब पेपर। पेपर में कौन कौन सा प्लेन आ जाता है? एक्स वाई प्लेन। तो ये एक्स वाई प्लेन में ही है ना। इंसिडेंट भी, रिफ्लेक्टेड भी, और नॉर्मल भी। सुनो, प्लेन क्या होता है? प्लेन होता है प्लेन पेपर। प्लेन पेपर में दो एक्सिस होती हैं। एक एक्सिस होती है ये वाई, और ये एक होती है एक्स। आप देखो ना, ये एक्स वाई प्लेन में ही है ना, ये भी एक्स वाई प्लेन में ही है, और ये भी एक्स वाई प्लेन में ही है। तो तीनों रेस एक ही प्लेन में हुई ना। तो मैंने क्या लिखा? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, एंड नॉर्मल रे लाइज ऑन द सेम प्लेन। और दूसरी चीज आप हमेशा याद रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब अगर ये एंगल 40 डिग्री का है और ये भी क्या होगा? 40 का। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और एंगल ऑफ इंसिडेंट हमेशा बराबर होते हैं। ये कौन सा लॉ था? दूसरा लॉ था। अच्छा, एक क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। क्वेश्चन क्या है? सुनना मेरे पास। क्वेश्चन समझना, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, एक छोटा, आपके एनसीईआरटी का ही है, लेना। बोल रहा है ये प्लेन मिरर है। ये कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। ये कौन सा मिरर हुआ? प्लेन मिरर की रिप्रेजेंटेशन ऐसे है, याद रख लो। इसके पीछे ये जो मैं किंगरे बना रहा हूं ना, ये क्या है? दैट इज पॉलिश्ड सरफेस। ये कौन सा सरफेस है? पॉलिश्ड सरफेस। ये कह रहा क्या है? ये चीज बोल रहा है कि अगर ये नॉर्मल रे है, नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर ही ड्रा होती है। कैसे ड्रा होती है? नॉर्मल रे हमेशा इसके क्या होता है? परपेंडिकुलर।
देखो बोलता है अगर, समझना सवाल, बोलता है अगर इंसिडेंट रे नॉर्मल के ही अलोंग आएगी तो रिफ्लेक्टेड रे कहां से जाएगी। मैं इसका आंसर दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं अगर ये नॉर्मल के सीधे सीधे आएगी तो ये नॉर्मल को ही फॉलो करते करते वापस जाएगी, जैसे आएगी वैसे ही जाएगी, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे में एंगल कितना है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू 0। तो क्रॉसपोंडिंग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होना चाहिए, 0। तो रिफ्लेक्टेड रे भी वही पाथ फॉलो करेगी जो इंसिडेंट रे फॉलो करती है। समझ आया सवाल क्या था? सवाल ये था कि अगर आप नॉर्मल के ही अलोंग लाइट को इंसिडेंट करवाते हो तो नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में एंगल कितना, 0। फिर रिफ्लेक्टेड रे कहां से आएगी, उसी नॉर्मल के अलोंग आ जाएगी ना वापस, क्योंकि नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड का एंगल कितना बनना चाहिए, 0। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक चीज समझना ध्यान से, शीशा होता ऐसे है ना, समझना, शीशा ये होता है प्लेन मिरर, ये क्या होता है, प्लेन मिरर, समझ लो। इसको जब कभी भी कॉपी पे बनाएंगे ना ऐसे ही बनाएंगे, टॉक 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 टॉक, ये आ जाएगा रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये वाला कौन सा आ जाएगा, पॉलिश सरफेस। समझ आया कि नहीं आया? ये कुछ चीजें हैं जो अपने दिमाग में रखोगे। मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि मैं आपके लिए कम से कम 20 मिनट का ही लेक्चर बनाऊं। मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता, कोई ऐड नहीं लगाना चाहता, कोई कुछ नहीं, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। मैं सबसे पहले जेके बोस को टच करूंगा, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पूरी करवाऊंगा, चाहे वो किसी भी बोर्ड का हो, उसको बहुत अच्छे से समझ आने वाली है। बस आपने लेक्चर को बड़े अच्छे से देखना है। अगला लेक्चर कल मिलेगा आपको। डू सब्सक्राइब माई चैनल, सपोर्ट मी, काइंडली कमेंट, ताकि मैं और भी अच्छे से काम कर सकूं। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।